गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस YouTube चैनल पे पढ़ेंगे प्रगतिवाद। हमने कल प्रगतिवाद का अर्थ और सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। इसके आगे प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी रही और कौन से प्रमुख कवि रहे और किस प्रकार से इन्होंने रचना लिखी, इसी का अपन यहाँ अध्ययन करेंगे कि प्रगतिवाद में मुख्य बिंदु क्या थे और किस प्रकार का काव्य लिखा गया और किस विचारधारा से प्रभावित काव्य था। प्रगतिवाद का समय हमने कल पढ़ लिया था कि 1938 से 1943 तक के काल को हमने प्रगतिवाद कहा है। अब इस काल की क्या विशेषता थी, इस काव्य की मुख्य क्या प्रवृत्तियां रही हैं, इसका अपन यहाँ कुछ जिक्र करेंगे। कैसी प्रवृत्तियां इस काव्य की रही। सबसे पहली प्रवृत्ति आती है रूढ़ि विरोध। प्रगतिवादी साहित्यकारों को ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि पर विश्वास नहीं है। क्या हैं? ये जो हमारी रूढ़ियाँ हैं उसके विरोध में हैं। रूढ़ियों के विरोध में हैं, तब ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं, लोक में विश्वास करते हैं लेकिन परलोक में कोई विश्वास नहीं, भाग्यवाद पे कोई विश्वास नहीं, धर्म, स्वर्ग और नरक आदि पर ये विश्वास नहीं करते हैं। प्रगतिवादी दृष्टि में मानव की महत्ता सर्वोपरि है। मानव जो हैं वह महत्वपूर्ण है, बाकी कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए धर्म एक अफीम का नशा है। प्रगतिवादी धर्म, समाज तथा उस तथाकथित ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों और उपनियमों को छिन्न भिन्न कर देना चाहता है। यानी प्रगतिवादी हैं धर्म को, समाज तथा उस कथाकथित ईश्वर द्वारा प्रेरित जो नियम बनाए गए हैं, उपनियम बनाए गए हैं, इन सब को वो तोड़ना चाह रहा है। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान आज महत्व नहीं रखते हैं, यानी धर्म का कोई महत्व नहीं है। उसे अंधविश्वासों, मिथ्या परंपराओं और रूढ़ियों पर प्रखर प्रहार करके मानव को मानव रूप में देखना अभिष्ट है। किनको? प्रगतिवादी। वो कह रहे हैं कि इंसान को इंसान के रूप में ही देखना चाहिए। उन्होंने कहा भी है कि भ्रांत यह अतिरंजित इतिहास। क्या कहा? भ्रांत यह अतिरंजित इतिहास, व्यर्थ के गौरवगान, दर्प से एक महान, अपर मुख म्लान, किसी को आर्य अनार्य, किसी को यवन, किसी को हूण यहूदी द्रविड़, किसी को शीश, किसी को चरण, मनुज को मनुज न कहना हाह। तो इस प्रकार से वह इंसान को इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। बाकी जितने भी बंटवारे हैं वह हम इंसानों ने किए हैं। दूसरी इसकी विशेषता आती है शोषितों का करुण गान। मानव जाति के लिए शोषण एक घोर अभिशाप है और इसका निवारण साम्यवादी व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है कि शोषण अभिशाप है और इस अभिशाप को मिटाने के लिए ये कह रहे हैं कि साम्यवादी व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि वो शोषण को मिटाए। आज के निर्मम शोषण की चक्की के पाटों में पिसने वाले शोषित वर्ग, मजदूरों, किसानों एवं
पीड़ितों की दशा का प्रगतिवादी कलाकार ने सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक चित्रण किया है। निराला बंगाल के अकाल का दुखद चित्र उपस्थित करते हुए लिखते हैं, बाप बेटा बेचता है, भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनरीति बर्बर, राष्ट्र सारा देखता है। मजदूर सुख के सब उपकरणों को सृष्टा हैं, यानी सुख के जितने भी उपकरण हैं मजदूर द्वारा निर्मित हैं, इसलिए इसको सुख के सब उपकरणों का सृष्टा कहा है। पर वह स्वयं उससे वंचित हैं। वह अन्नदाता हैं पर भूखा है। वह है भारत का दरिद्र नारायण मजदूर और वह किसान। क्या लिखते हैं कवि, इस खलकत का खालिक तू है, तू चाहे तो पल में कर दें इस दुनिया को चकनाचूर, ओ मजदूर ओ मजदूर। फिर तीसरी विशेषता आती है शोषकों के प्रति घृणा और रोष। इस संसार में केवल दो ही जातियां हैं, एक हैं शोषक और दूसरी हैं शोषित। प्रगतिवादी इस जघन्य व्यवस्था को कुचल देने के पक्ष में हैं कि यह व्यवस्था जो शोषक और शोषितों की है इसको खत्म करना चाहते हैं। हाँ, यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। प्रगतिवादी कवि सामाजिक जीवन के वैषम्य को देखकर आक्रोशमयी और प्रलयकारी वाणी में कराह उठता है। क्या कहता है, श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। फिर अगली विशेषता हमारी आती है क्रांति की भावना। साम्यवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा के, साम्यवादी परंपराओं का समूल नाश आवश्यक है। केवल परंपराओं का नाश ही पर्याप्त नहीं, बल्कि शोषक वर्ग का या शोषक वर्ग को आह्वान करता है प्रगतिवादी कवि, जिसमें जीर्ण शीर्ण रूढ़ियों एवं परंपराओं किसी गहन अनल में सदा के लिए विलीन हो जाए। प्रगतिवादी कवि पूंजीपतियों के गगनचुंबी महलों को भूमिसात करना या भूमिसात देखना चाहता है। क्या कहता है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नवीन ने कहा है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाइए जिससे संपूर्ण जगत है बदल जाए, उथल पुथल मच जाए। दूसरा और वचन ने कहा है, उठ समय से मोर्चा ले, धूल दूसर वस्त्र मानो, देह पर फबते नहीं, देह के ही रक्त से तू देह के कपड़े रंगा ले। फिर पांचवी हमारी विशेषता आती है मार्क्स तथा रूस का गुणगान। यानी मार्क्स का गुणगान किया है प्रगतिवादियों ने और रूस का गुणगान किया है। इस धारा के बहुत से कवियों ने, साम्यवाद के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स तथा रूस जहां इनकी विचारधारा पल्लवित हुई और पुष्पित हुई, दोनों का उन्मुक्त भाव से गान किया है। नरेंद्र शर्मा ने रूस का गुणगान इस प्रकार से किया है, देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। लाल रूस हैं ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, वहाँ राज है पंचायत का वहाँ नहीं है बेकारी। लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का, दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? साम्यवादी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, उसके पक्ष में ये बोल रहे हैं कि लाल रूस हैं ढाल, क्योंकि वहाँ सबसे पहले मार्क्सवादी विचारधारा पनपी थी सब मजदूरों और किसानों की। वहाँ राज है पंचायत का वहाँ नहीं है बेकारी। लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का, दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का। यानी साम्यवादी व्यवस्था का
जो भी विरोध करता है वह मजदूर और किसान और मानव जाति का दुश्मन बताया गया है। फिर छठी व्यवस्था इसकी आती है विशेषता, जिसमें इन्होंने कहा है मानवतावाद। प्रगतिवादी कवियों के दो समुदाय हैं। कितने समुदाय हैं? दो। एक तो अपनी मातृभूमि के लिए लिखता है और अपने ही देश के भिखमंगों, किसानों, मजदूरों, वेश्याओं और विधवाओं का उद्धार करना चाहता है। दूसरा समुदाय जो है वह समस्त मानवता का उद्धार करना चाहता है। उसे संसार के सब पीड़ित लोगों से प्यार एवं सहानुभूति है। प्रगतिवादी कवि नरेंद्र शर्मा ने लिखा है, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। क्या कह रहा है नरेंद्र शर्मा? जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। यहाँ ये कवि जो हैं संपूर्ण जगत की बात करता है, संपूर्ण मानवता की बात कह रहा है। अगली जो विशेषता है वेदना और निराशा। प्रगतिवादी की वेदना वैयक्तिक और सामाजिक हैं, व्यक्तिगत भी हैं और सामाजिक भी हैं। प्रगतिवादी संघर्षों से जूझता हुआ निराश नहीं होता है, संघर्ष करता है और आगे बढ़ता है, उसमें हताश होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। उसे विश्वास है कि वह उस सामाजिक वैषम्य को दूर करने के लिए सफल होगा। उसको पूर्ण विश्वास है कि सामाजिक जो असमानता है इसको मैं खत्म कर दूंगा, और वह उस समता के स्वर्ण विहान की आशा करता है और स्वर्णिम भविष्य की आशा के साथ आगे बढ़ता है। प्रगतिवादी इसी संसार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, इनकी विशेषता रही है। प्रगतिवादी कह रहे हैं कि स्वर्ग कहीं अन्य जगह नहीं है, इसी संसार को अपन स्वर्ग बना सकते हैं, जिसमें वर्गभेद, शोषण और रूढ़ियों का नामो निशान नहीं होगा। अगली विशेषता है इसकी नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवि के लिए मजदूर तथा किसान के समान नारी भी शोषित हैं, जो कि युग युग से सामंतवाद की कारा में पुरुष दासता की लोहमयी श्रृंखलाओं से बंदिनी के रूप में पड़ी हैं। वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खो चुकी हैं और वह केवल रह गई हैं पुरुष वासना तृप्ति का उपकरण। उसमें आत्मा की उज्ज्वलता पुरुष की दृष्टि से एकदम विलुप्त हो गई हैं। कवि इसी स्थिति को देखकर इसको सुधारने की कोशिश करता हुआ कहता है, योनि नहीं है रे नारी वह मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवशित। यानी यहाँ पर मानव के द्वारा जो बनाई गई नारी को बंदिनी है, उससे कवि कहता है कि इसको पूर्ण रूप से स्वाधीन कर दो। अगली विशेषता है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी काव्य में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है। इससे पहले साहित्य में मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग का जीवन प्रतिबिंबित हुआ था। अब देखिए, प्रगतिवाद से पहले दो ही वर्ग थे, उच्च और निम्न। आज व्यक्ति और समाज की कटु सत्यों के सामने ऐश्वर्य, विलास, सुमन, सुरभि और मादक बसंत फीके लगते हैं। आज वह आकाश में विचरण करने की अपेक्षा पृथ्वी के जीवन को खुली आँख से देखने लगा है। ताजमहल के संबंध में पंत जी लिखते हैं,
हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। क्या कहा है? हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। इसी प्रकार भारत के ग्रामों का, गांव का वर्णन करते हुए कवि पंत कहते हैं, यह तो मानव लोक नहीं है, यह है नरक अपरिचित, वह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित। इस प्रकार से इस काल के कवियों ने सामाजिक जीवन को यथार्थ रूप में वर्णित किया है। फिर है सामयिक समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवादी कवि देश और विदेश की सामयिक समस्याओं के प्रति भी अत्यंत सजग रहे हैं। उसके लिए विश्व संस्कृति और मानवतावाद की प्रतिष्ठा के लिए ऐसा करना आवश्यक भी था। हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन, कश्मीर समस्या, बंगाल का अकाल, महंगाई, दरिद्रता, बेकारी और चरित्रहीनता आदि का प्रगतिवादी कवि ने मार्मिक वर्णन किया है। नागार्जुन ने आज की थोथी आज़ादी पर व्यंग्य कसते हुए कहा है, कागज़ की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। फिर देखिए इस काल में कला संबंधी मान्यताएं कैसी थी, उसका जिक्र किया है। प्रगतिवादी कलाकार जितना अनुभूति के संबंध में चिंतित हैं, उतना ही अभिव्यक्ति पक्ष के संबंध में नहीं। कवि पंत का कहना है, तुम वह न कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। प्रगतिवादी कवि को क्रांति की भावना के प्रचार के लिए कलात्मकता का बलिदान देना पड़ा। यानी इस काल के कवियों ने कला पक्ष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि इसके बिना वह निम्न वर्ग तक पहुंच नहीं सकता। अब कला पक्ष को ज़्यादा ध्यान देखता, तब ये कह रहे हैं कि वह निम्न वर्ग तक उनकी कविताएं हैं वह नहीं पहुंच पाती। प्रगतिवादी काव्य में सरलता और सहज बोधगम्यता है। उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, न तो कोई छंद का है न किसी अलंकार का है। प्रगतिवादी काव्य की भाषा, छंद, अलंकार सभी दिशाओं में स्वाभाविक प्रगति हुई है। प्रगतिवादी काव्य की भाषा भाव अनुसारिणी है, वह सरल, सुबोध और भाव अभिव्यंजना में सक्षम है। कवियों ने मुक्तक और अतुकांत छंदों के साथ गीतों, लोकगीतों की शैली का भी प्रयोग किया है। अलंकार क्षेत्र में भी इन्होंने रूढ़ उपमानों का परित्याग करते हुए नवीन रूपक उपमान एवं प्रतीक प्रस्तुत किए हैं। प्रगतिवादी काव्य की भाषा में पहले कर्कशता और खुरदरापन था, किंतु स्ने स्ने उसमें कोमलता और सरसता का संचार होने लगा। ये थी कुछ प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। अब हम इस काव्य के प्रमुख कवि कौन थे, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय पढ़ लें, थोड़ी सी उनकी रचनाओं के नाम भी पढ़ लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि थे और इनका जन्म है 9 जुलाई 1911 में बांदा में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ नींद के बादल, ये इनकी प्रथम कृति हैं। युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। दूसरे
प्रगतिवादी कवि आते हैं नरेंद्र शर्मा। इनकी रचना है प्रणय और सौंदर्य के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, कदली वन, प्यासा निर्झर, बहुत रात गए आदि। फिर हमारे आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनका जन्म 1912 झांसी में हुआ। एकमात्र कृति है इनकी रूप तरंग, और इनकी जो भी कविताएं हैं वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। फिर अगले कवि हैं नागार्जुन। इनका असली नाम वेदनाथ था। 1910 में तरीना दरभंगा में इनका जन्म हुआ। इनकी काव्य रचनाएं हैं सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें। ये दो काव्य रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। अन्य रचनाओं में बादल को घिरते देखा, पाषाणी चंदन, रविंद्र के प्रतीक, सिंदूर, तिलकत भाल, प्रेत का बयान आदि प्रमुख रचनाएं हैं। शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जन्म 1915 में। जीवन के गान इनकी रचना है। प्रगतिवादी प्रथम रचना है इनकी। कौन सी? जीवन के गान प्रगतिवादी प्रथम रचना मानी जाती हैं। प्रलय और सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, आंखें भरी भरी, ये इनके काव्य संकलन हैं। नई आग, मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ, आज देश की मिट्टी बोल उठी आदि इनकी प्रमुख कविताएं हैं। अगले कवि आते हैं त्रिलोचन। इनका जन्म 1917 में। काव्य संग्रह मिट्टी की बारात। अन्य काव्य संग्रह हैं इनके धरती, गुलाब और बुलबुल तथा दिगंत। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। रांगे राघव, अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, राह के दीपक, मेघावी, रूप छाया, पांचाली आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। महेंद्र भटनागर, जिजीविषा इनका काव्य संकलन है। इसके अतिरिक्त कवि जो हैं भारत भूषण, गजानंद माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद आदि आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी होती हैं, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में पढ़ा है। और इस काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं उनका अपन ने जिक्र किया है। आपको हमारा यह YouTube चैनल कैसा लगा? आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।